इसके पहले कि आज के रिव्यू की मैं शुरुआत करूँ, मेरी बॉलीवुड से एक विनती है। हर बार क्या ये दिखाना ज़रूरी है कि जब भी कोई आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या फिर एयर फोर्स ऑफिसर है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड ऑफिसर है, यानी कि उस ऑफिसर के बगैर एक्चुअली कुछ ज़्यादा चलती नहीं है किसी की, मतलब बहुत सारे काम अटके पड़े हैं, हमको वही ऑफिसर चाहिए। बहुत ही होनहार, बहुत ही होशियार ऐसा अफ़सर, पर वो ना डिसिप्लिन को नहीं मानता है, वो किसी के ऑर्डर्स को फ़ॉलो नहीं करता है। अब ना ये इक्वेशन इतनी बार देख चुके हैं कि अब ना ये इंसल्ट सा लगने लगा है। सिमिलर इनका वही होता है जब भी किसी पुलिस अफ़सर को ये दिखाएँगे या तो इसकी बीवी उस पुलिस अफ़सर के साथ खुश नहीं रहती है, फिर डिवोर्स के चक्कर चलते रहते हैं, फैमिली बिखरी हुई होती है, पर वो एक्चुअली प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत ही अच्छा पुलिस अफ़सर है। ये इक्वेशन ना अब हर फ़िल्म में देख-देख के ना दिमाग सड़ चुका है, लिटरली बोल रही हूँ। बट एनीवे इस चीज़ को साइड में रखते हुए बात करते हैं तेरे इश्क में इस फ़िल्म के बारे में। क्यों मैंने थंबनेल पे लिखा कि मास्टरपीस होते-होते रह गई। आइए बात करते हैं। देखो अगर आप लोगों ने शादी में ज़रूर आना या फिर कबीर सिंह या फिर एनिमल की थोड़ी बहुत झलक और रांझना ये सारी फ़िल्में अगर देखी है तो आपको इस फ़िल्म में बहुत सारे सिमिलर से इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस फ़िल्म की कहानी इन्हीं सारी फ़िल्मों से प्रेरित है। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने ये सारी फ़िल्में देखी हुई है, तो बहुत सारी जगह पे अरे! ये तो मैंने देखा हुआ है। अरे! ये तो ऐसा-ऐसा है। तो वैसा आपको फ़ील होते रहेगा पूरी फ़िल्म में। देखो अगर इस फ़िल्म के प्लॉट के बारे में बात करना चाहूँ तो कहानी शुरू होती है 2 स्टूडेंट से। एक ही कॉलेज के हैं, एक है धनुष, एक है कृति सेनन। कृति सेनन जो है वो साइकोलॉजी में अपनी डिग्री, अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत ले रही है और उसी के साथ-साथ जो धनुष है, वो बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ाई में इतना रुचि नहीं रखते हैं। बस उनको प्रेसिडेंट बनना है, कॉलेज इलेक्शंस में जीतना है, इधर-उधर बस गीड़ियाँ मारते रहते हैं। इस तरीके का वो कैरेक्टर है, बेसिकली राउडी वाला। तो अब दोनों के बीच प्यार होता है, नहीं होता है, फिर एक को होता है, फिर एक को नहीं होता है, फिर एक तरफ़ा प्यार इस साइड, उस साइड। ये सारी चीज़ों के चलते-चलते कहानी आगे बढ़ते-बढ़ते सीधा वॉर ज़ोन में चली जाती है। अब आप ये आर्क देख रहे हो, ये कैसा आर्क है? जैसे प्लॉट कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये सारा आर्क जैसे हम सब लोगों के सामने आते चले जाता है, कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। एक मोमेंट पे आके आप सब लोग को ऐसा लगने लगता है कि What the fuck is going on here? नहीं सीरियसली एक्चुअली फ़िल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा जाता है, सारे कैरेक्टर्स को अपना अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। फ़िल्म की लेंथ भी अच्छी खासी है, लगभग पौने 3 घंटे की फ़िल्म है। तो फर्स्ट हाफ को ना खत्म होते-होते आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि ओके, कहानी बढ़िया चल रही है यार, फ़िल्म बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें बहुत ही वेल प्लान की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, कैरेक्टर्स को अपना-अपना टाइम दिया गया है, बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारे मोमेंट्स इम्प्रेस भी करेंगे। पर जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हो जाता है, कहानी अपनी पटरी के नीचे उतर जाती है और फिर कुछ भी कहीं से भी कुछ भी हो रहा है फ़िल्म में। एंड मैं ये बिल्कुल ओवर एक्ज़ैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा आपको बता देती हूँ, फ़िल्म का क्लाइमैक्स इतने बचकाने तरीके से लिखा गया है, इतने बचकाने तरीके से कि आपको लिटरली आखिर में इतना दुःख होगा थिएटर से बाहर निकलते समय। क्या सच में इस फ़िल्म के लिए मैंने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी, पैसा, ये सारी चीज़ें? बट गाइज़ दुःख इसलिए हुआ बिकॉज़ कहीं न कहीं पे आनंद एल राय और रांझना और ए आर रहमान ये वाला एक इक्वेशन था जो वापस हम सबके सामने आने वाला था, तो कहीं न कहीं पे मैं इस फ़िल्म से एक्चुअली उम्मीदें रख रही थी। बिकॉज़ मुझे अच्छी लगती है लव स्टोरीज़ देखना, मुझे अच्छा लगता है ड्रामा देखना, मुझे अच्छा लगता है बॉलीवुड का वो पुराना वाला स्टाइल जहाँ पर प्यारी सी छोटी-सी लव स्टोरी हम सभी के सामने अच्छे तरीके से रख पाते थे उस टाइम। बट आजकल जब वो इक्वेशन इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, उसी के बीच जब सैयारा के बाद ये फ़िल्म आई, तब कहीं न कहीं पे मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी इस फ़िल्म से। बट नहीं फुलफ़िल हो पाती है लिटरली फ़िल्म सेकंड हाफ में आपको बहुत निराश करेगी। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा निराश किया, बहुत डिसअपॉइंट किया। सबसे पहले बात करते हैं कौन-कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी उसके बारे में। सबसे पहली पॉज़िटिव चीज़ इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आई कैची सिनेमैटोग्राफ़ी है। इनफैक्ट इस पूरे फ़िल्म का सबसे बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट है वॉर सीक्वेंसेस। जितने भी वो एरोस्पेस यानी कि जब प्लेन्स उड़ रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, जितने भी एक्सप्लोसिव वाले सीन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगी। इनफैक्ट इतना अच्छा वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स का काम इस फ़िल्म में होगा, ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत ही ब्रिलियंटली वो किया गया है। तो एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट्स के डिपार्टमेंट को रेट्स तो बनता है यार। अगला प्लस पॉइंट है इस पूरे फ़िल्म का सेट डिज़ाइन जिस तरीके से किया गया है, प्रोडक्शन को जिस तरीके से हैंडल किया गया है, वो बहुत ही कन्विंसिंग लगता है आपको। जैसे कॉलेज के किसी एक जगह पे किसी कॉर्नर में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, वो गप्पे लड़ा रहे हैं, वो कुछ पानी पूरी खा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, लोकेशंस को बहुत सोच समझ के चूज़ किया गया है, वो बहुत कन्विंसिंग लगता भी है। और इस पूरे फ़िल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, आपको बोर नहीं करेगी ये फ़िल्म फर्स्ट हाफ में।
कहीं पर नहीं। अगला प्लस पॉइंट है ए आर रहमान, इनका म्यूजिक। बिलीव मी, ए आर रहमान, इनके गाने, इनका म्यूजिक ना पहली बार आपको हिट नहीं करता है, उसको चढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग पे असर डालने के लिए। जैसे अभी वो मैं गाना गुनगुना रही हूँ, जो मैं आज देख के आई हूँ, तो ये एक धीरे धीरे आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट में इस फिल्म के गाने डेफिनेटली अपनी जगह बना पाएंगे। इतने ब्यूटीफुली उसको लिखा गया है, उसको गाया गया है, एंड द बीजीएम वाज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड पर्टिकुलर हर एक सीन की डेप्थ बढ़ाने में वो काम जरूर कर रहा था। अगला और आखिरी प्लस पॉइंट है कृति सेनन, इनकी एक्टिंग। बिलीव मी, मैं कुछ बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ कृति सेनन की, बट इस फिल्म में बहुत ही डिफरेंट शेड्स को निभा पाना ये बहुत बड़ी बात थी। और सामने धनुष जैसे एक्टर थे, ऑफ कोर्स प्रकाश राज जैसे एक्टर बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स है इंडस्ट्री के, बट उसके बावजूद कृति सेनन ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है, और वो अलग अलग शेड्स में, अलग अलग टाइमलाइन में हमको बहुत ज्यादा कन्विंस कर जाती है। तो मुझे उनका काम बहुत ज्यादा पसंद आया। धनुष भी बहुत सारी जगह पे हमको इमोशनल करने में फर्स्ट हाफ तक ज़रूर कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं उन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। देखो, पहली चीज़ जो मुझे शायद महसूस हुई, इस फ़िल्म के बहुत सारे सीन्स एक्चुअली सेंसर बोर्ड ने कट किए हैं शायद, क्योंकि सीन्स कई जगह पे ना अब्रप्टली टर्न ले रहे थे और अब्सर्ड सी चीज़ें बहुत सारी फ़ील हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बीच में ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है? तो शायद कंटिन्यूएशन के कुछ और सीन्स शायद कट किए गए होंगे, आई डोंट नो, शायद मुझे ही फील हुआ, आपको नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला नेगेटिव पॉइंट, सेकंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जिस तरीके से कहानी मोड़ लेती चली जाती है, आपका इंटरेस्ट चला जाता है फिल्म के साथ, आप फिल्म का हाथ छोड़ देते हो, भाई अब तुझे जो दिखाना है तू दिखाते चले जा। लिटरली इस मोड़ पे मतलब इतनी बचकानी चीज़ें हो रही है क्लाइमैक्स में, मतलब मैं बिल्कुल ज़्यादा चीज़ों को नहीं बता सकती क्योंकि वो शायद स्पॉयलर्स हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा घटिया है, बट मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि ये फ़िल्म मास्टरपीस होते-होते रह जाती है। बहुत ज़रूरी था इस फ़िल्म का सेकंड हाफ को अच्छे तरीके से लिखना, ब्रिलियंटली उसको हैंडल करना, बट नहीं, वो लिटरली फ़ेल हो जाता है सेकंड हाफ में हम सब ऑडियंस के सामने। जो मैंने शुरुआत में कहा 2 से 3 फ़िल्मों के नाम मैंने इसलिए दिए आपको रेफ़रेंस के लिए, बिकॉज़ नो मीन्स नो, ये लड़कों को नहीं समझ में आता है। गरीबी वर्सेस अमीरी, गंदी नाली के कीड़े, तुम गरीबों का कोई खानदान भी होता है क्या? ये सारी चीज़ें इतनी बार देख-देख के पक चुके हैं यार। कुछ तो अलग तरीके से कैरेक्टर्स को लिखना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। थोड़े फ्रेश माइंडसेट के साथ, थोड़े फ्रेश चश्मे के साथ, नए कैरेक्टर्स, थोड़े से रिलेट जिनके साथ हम हो पाए, कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हाफ में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खलने लगेगी। मैं ना स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट थोड़ा-सा कोड लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई माँ है, उसको अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा अगर फ़िक्र है कि अपने बच्चे के लिए अगर वो इस तरीके के लेवल तक जा रही है, तो वो सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए, वो क्यों कर रही है फिर? सो लॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती है फ़िल्म में, और बहुत सारी बचकानी चीज़ें लगती है। ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब, क्या बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो? क्या ही चीज़ें चल रही है? नहीं यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी थी, और मुझे पता है हमने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरीज़ देखी भी है। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हमने देखी है। मुझे अच्छी लगती है मैच्योर्ड लव स्टोरीज़ को देखना, बट इस फ़िल्म में वो बचकानी सी चीज़ें जब चलने लग जाती है, तब कहीं न कहीं पे ओके, ऐसा वाला माहौल बन जाता है। देखो, कैरेक्टर्स के जो शेड्स हैं वो भी बहुत ही कन्फ्यूज़िंग मुझे लगे, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से लिखे गए हैं, जिनके साथ मैं नहीं एक्चुअली रिलेट कर पाई। और धनुष की जो हिंदी है भाई साहब, नहीं यार, वो इतना ऑफ जा रहे थे पूरी फ़िल्म में। मतलब जब कैमरा उनके बहुत क्लोज़अप पे चल रहा है, डबिंग भी मैच नहीं हो रही है, लिप सिंक्रोनाइज़ेशन भी मैच नहीं हो रहा, उनके प्रोनंसिएशंस भी अच्छे नहीं हो रहे हैं हिंदी के। कहीं न कहीं पे उन्होंने वो एक साउथ इंडियन फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं, ये तो दिखा है, तो कई जगह पे वो एक्चुअली बहुत ही सटल तरीके से स्मूथली अपने पापा के साथ वो डायलॉग डिलीवरी करते हुए नज़र आते ज़रूर हैं। बट जब हिंदी में बात कर रहे हैं तो नहीं यार, वो मतलब अगर 0 टू 10 के स्केल में हम लोग उनकी हिंदी के लिए कुछ अगर रेटिंग देनी चाहे तो लिटरली वो 1 पे स्टैंड आउट करेगी। इतनी बुरी तरीके से वो हिंदी चुभ रही थी कानों में। बट यार देखो, इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे एक्चुअली धनुष मेरे फेवरेट एक्टर है, और इडली कढ़ाई होगी, फिर कुबेरा, ये सारी फ़िल्मों की उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के बाद इस फ़िल्म से मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ज़रूर कर रही थी। क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो चाहे कितनी भी बुरी हिंदी वो बोल ले, उसके बावजूद ये फ़िल्म एक्चुअली मुझे एंगेज करने में कामयाब ज़रूर होती है। अगर आप फ़ैन नहीं हो धनुष के, तो शायद आपको ये फ़िल्म नहीं उतना पसंद आएगी, बट इट्स अप टू यू। बाकी जाते-जाते मैं कहना चाहती हूँ, इस पूरे फ़िल्म में एक्चुअली रांझना के साथ एक कनेक्शन उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, आनंद एल राय जो डायरेक्टर है इस फ़िल्म के, उनके द्वारा, और वो देख के अच्छा लगा यार। देखो, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट मैंने तो बहुत ही पॉज़िटिवली इस कनेक्शन को रिसीव किया। मुझे अच्छा लगा वो रांझना के वो सारे डायलॉग्स, अ,
रांझना को कनेक्ट करते हुए वो सारे डायलॉग जो दिखाए गए हैं, उस वाराणसी के घाट पे वो बहुत सारी और भी चीज़ें, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं क्या मैं नहीं बताने वाली हूँ, बट बाकी मेरी तरफ से तेरे इश्क में इस फ़िल्म के लिए 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप डेफ़िनेटली एक मौका दे सकते हो इस फ़िल्म को। बाकी अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।